हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं कला संकाय में आप सभी का आज के इस वीडियो में आपकी इस क्लास में विषय अर्थशास्त्र पर स्वागत है। देखो बच्चों, हम लोग देख रहे थे मांग के लोच के प्रकार, है ना। क्या देख रहे थे हम लोग? मांग के लोच के क्या देख रहे थे? प्रकार देख रहे थे। और मांग के लोच के प्रकार में हमने जितना देखा, अब की बार अगला जो टॉपिक आ रहा है मांग तालिका। मांग तालिका, मांग की कीमत लोच, इसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। मांग की लोच की श्रेणियाँ, संख्यात्मक मूल्य और उसकी विशेषता। इस पर अपन थोड़ा क्या करेंगे, चर्चा करेंगे फटाफट। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो मांग की लोच की श्रेणियाँ में, मांग की लोच की श्रेणियाँ में सबसे पहला है पूर्णतया लोच दर। किसे कहा जाएगा? पूर्णतया लोच दर उसे कहा जाएगा जहाँ पर कीमत बराबर इन्फिनाइट हो जाएगी। कहने का मतलब एक निश्चित मूल्य में वस्तु की असीमित मात्राएं में मांग, मतलब एक ऐसा मूल्य निर्धारित किया जाएगा, जैसे कि आपका 5 रुपये हो या 10 रुपये हो या 15 रुपये हो, एक ऐसा कीमत क्या किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा जिसमें असीमित असीमित क्या किया जाएगा, मात्रा में वस्तु की मांग किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? दूसरा पॉइंट है पूर्णतया लोच दर। पूर्णतया लोच दर मतलब यहाँ पर है कीमत लोच और आपका कीमत लोच बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कीमत लोच बराबर शून्य हो जाने का मतलब क्या है? मूल्य में परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होना। क्या कहा मैंने? मूल्य में परिवर्तन होने पर भी मांग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना क्या कहलाता है? पूर्णतया बेरोजगार कहलाता है। तो उसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? ईपी बराबर जीरो। ईपी बराबर क्या करना पड़ता है? जीरो। अगले यहाँ पर हम लोग का देखने को मिल रहा है अधिक लोच दर। क्या है? अधिक लोच दर में आपका जो कीमत लोच है वो बड़ा होगा, किससे? इकाई से। इसलिए मूल्य की तुलना में मांग में अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर से देखेंगे, मूल्य की तुलना में मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन, मतलब मूल्य की तुलना में मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन, मतलब मूल्य चाहे जितना भी क्यों ना परिवर्तन हो जाए, मांग में अधिक मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। बेलोचदार, कीमत तो छोटा पड़ेगा, किससे? कीमत तो छोटा पड़ जाएगा इकाई से। मतलब इकाई बड़ा है किससे? कीमत लोच से। तो इसमें कहा गया मूल्य की तुलना में मांग में कम अनुपात में परिवर्तन। मूल्य की तुलना में मांग में कम अनुपात में परिवर्तन, मतलब मूल्य चाहे घटे या बढ़े, मांग में बहुत ज़्यादा क्या नहीं होता, परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। लोचदार, लोचदार बोलने से ईपी बराबर क्या हो जाएगा आपका? जीरो। ईपी बराबर जीरो मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कीमत लोच, क्या लोच कहा मैंने? कीमत लोच बराबर इकाई। कौन सी लोच बराबर इकाई? कीमत लोच बराबर यहाँ पर क्या है आपका? इकाई है। तो मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में समान अनुपात में परिवर्तन, मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में समान अनुपात में परिवर्तन। यदि 25% का क्या हो रहा है आपका? वृद्धि हो रहा है, तो या तो 25% की क्या आएगी आपका? कमी आएगा, या 25% की क्या होगी आपका? वृद्धि होगा। क्योंकि यदि 25% में परिवर्तन हुआ है, अगर मान लीजिए 10% का परिवर्तन हुआ है, कितने प्रतिशत का? 10% का परिवर्तन हुआ है, तो 10% की क्या आएगी? कमी आएगी, या 10% का क्या होगा आपका? वृद्धि होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला देखेंगे इसी में। अगला क्या है? मांग की आय लोच। अगला देखेंगे इसी में, क्या कहा मैंने? मांग की आय लोच। तो मांग की आय लोच का मतलब क्या है? उपभोक्ता के आय में होने वाले, उपभोक्ता के आय में होने वाले परिवर्तनों का भी उसकी मांग पर क्या करता है? प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता के आय में होने वाला परिवर्तन उसकी मांग पर प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर मेरी आय बढ़ रही है, अगर मेरी आय क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो मांग में कैसा करूँगा? अधिक करूँगा। मांग कैसा करूँगा? अधिक। और यदि मेरी आय में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। मेरे आय में यदि कमी आ जाता है, तो मांग में भी मैं क्या करूँगा? कमी करूँगा। तो कहीं ना कहीं मांग के आय लोच में एक उपभोक्ता की आय बहुत ज़्यादा क्या रखता है? महत्व रखता है। आय बढ़ता है तो मांग बढ़ती है, आय घटता है तो मांग में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है।
इसी में मांग की आय लोच उपभोक्ता की आय में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग गई मात्रा में परिवर्तन के अंश को बताता है। मांग की आय लोच उपभोक्ता की आय में अगर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है तो मांगी गई मात्रा में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। थोड़ा सा परिवर्तन का मतलब, अगर मैं कल तक 200 रुपये कमा रहा था, आज घटकर कितना रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया। 200 कमा रहा था तो 50 वस्तु की मांग कर रहा था, और अगर मैं 100 कमा रहा हूँ तो मैं कितने वस्तु की मांग करूँगा, 25 वस्तु की क्या करूँगा, मांग करूँगा। मतलब उपभोक्ता की आय में थोड़ा सा परिवर्तन वस्तु की मांग में भी थोड़ा सा परिवर्तन ला देता है। ठीक है, इसी को एक फार्मूला के बेस पर समझाया गया है। एक फार्मूला है, क्या है, एक फार्मूला है मांग की आय लोच का जो फार्मूला बताया गया है। मांग की आय लोच बराबर क्या होता है, वस्तु की खरीदी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की आय में अनुपातिक परिवर्तन। मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा आय में अनुपातिक परिवर्तन। मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा आय में अनुपातिक परिवर्तन। और परिवर्तन को डेल्टा के सिंबल से बताया जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे आप, एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, ई वाई बराबर डेल्टा क्यू। क्या दिखाई दे रहा है आपको, ई वाई बराबर डेल्टा क्यू बटा क्यू भागित डेल्टा वाई बटा वाई। जब इसको हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बटा क्यू भागित दिया है तो बटा हो जाएगा डेल्टा वाई बटा वाई, ऐसा हो गया। जब इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बटा क्यू गुणा ये वाई ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई, और ये डेल्टा वाई कहाँ जाएगा, नीचे, तो यहाँ पर डेल्टा क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वही चीज़ क्या करने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो, जब हमने क्या किया, डेल्टा क्यू बटा क्यू गुणा वाई ऊपर गया था, वाई बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा वाई, इस तरह से हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है कि डेल्टा डेल्टा को, डेल्टा और डेल्टा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेल्टा क्यू का गुणा वाई के साथ और क्यू का गुणा डेल्टा किसके साथ, वाई के साथ हो रहा है। अब अगला देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है ई वाई मांग की आय लोच है, डेल्टा क्यू मांग में परिवर्तन है, क्यू प्रारंभिक मांग है, डेल्टा वाई उपभोक्ता के आय में परिवर्तन है। मतलब ना, ध्यान रखिएगा, जिसके साथ डेल्टा लग गया, चाहे वाई के साथ हो या क्यू के साथ हो, है ना, उसमें समझ जाइए कि क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, वह परिवर्तन हो रहा है। क्या लगा है, डेल्टा यदि लगा है तो समझ जाइए कि उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब एक्स वस्तु की कीमत कितना रुपये प्रति इकाई है, 5 रुपये प्रति इकाई है। किसी वस्तु का कीमत कितना रुपया है, 5 रुपया है। तो उपभोक्ता अपनी 100 रुपये आय में से 100 रुपये आय से 20 इकाइयों की मांग करेगा। क्यों, एक उपभोक्ता का कितना रुपया आय है, एक उपभोक्ता का 100 रुपया आय है। तो एक वस्तु का कीमत 5 रुपया है, एक वस्तु की कीमत 5 रुपया है, तो वो कितना वस्तु का मांग करेगा, 20 वस्तु का। तब 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। यदि एक्स वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु क्या कहा मैंने, यदि एक्स वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता किंतु उपभोक्ता की आय बढ़कर 150 रुपये हो जाने पर वस्तु की मांग बढ़कर 30 इकाई हो जाती है। एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसकी आय कितना था, पहला 100 था, 100 बढ़कर कितना हो गया, 150, तो वो कितना इकाई का मांग करेगा, 30 इकाई का मांग करेगा। क्योंकि एक इकाई का कीमत 5 रुपया, तो 30 इकाई का कीमत क्या हो जाएगा, 30 गुणा 5 बराबर 150 हो जाएगा। 30 गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगा, 150। ठीक है, तो ये किसके आधार पर बन रहा है, इसके फार्मूला के बेस पर बन रहा है। फार्मूला का बेस क्या है, फार्मूला मैंने आपको बताया था, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा आय में अनुपातिक परिवर्तन। ये मांग की आय की लोच का फार्मूला है। इसी आधार पर क्या किया हुआ है, बना हुआ है। क्या कहा था मैंने, इसी के आधार पर क्या किया हुआ है, बना हुआ है। जैसे कि उसमें हम लोग मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा आय में अनुपातिक परिवर्तन के लिए बताया था, है ना, कि उसका आय कितना था, उसका आय 100 रुपये था, तो वो कितना इकाई की मांग किया, 20 इकाई का। बढ़कर कितना हो गया, 150 हो गया, तो कितने इकाई का मांग किया, 30 इकाई का। तो वही चीज़ आ गया यहाँ पर। पहला 30 इकाई मैंने बड़ी इकाई ऋण छोटी इकाई बटा छोटी इकाई, बड़ी इकाई ऋण छोटी इकाई, बड़ी इकाई ऋण छोटी इकाई बटा छोटी इकाई। तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोगों का, देख लेंगे। यहाँ पर जब उसको सॉल्व करेंगे तो 30 ऋण 20 बटा 20 भागित
150 ऋण 100 बटा 100। आ रही बात समझ में? तो 30 में 20 गया तो कितना बचा? 10 बटा 10 भागित 150 में 100 गया तो कितना बचा? 50 बटा 50 बटा कितना हो जाएगा? 100। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से जीरो कटा, यहाँ से जीरो कटा, यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा? 1/2 भागित, यहाँ से जीरो कटा और यहाँ से क्या कटा आपका? जीरो, तो कितना बचा? 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बटा यहाँ पर भी 2 बच गया, कट गया ना। तो यहाँ पर भी क्या बचा हम लोगों का? 1/2 बचा। तो दोनों छोर से 1/2 बच रहा है ना। यहाँ पर भी 1/2 बचा, भागित उधर को सॉल्व किए तो 1/2 बचा। अब चिन्हों को बदलो, चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1/2 गुणा 2/1, 2 एकम 2 एकम कैंसिल, 1 एकम 1 एकम कैंसिल। तो ऊपर में 1 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, 1 एकम 1, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, 1 एकम 1, 1/1 को लिखा जाता है 1, 1/1 को क्या लिखा जाता है? 1 लिखा जाता है। तो मांग की आयलोच इकाई के क्या है आपका? बराबर है। मांग की आयलोच इकाई के बराबर है। मांग की आयलोच, मांग की आयलोच ई वाई कर दो, ई वाई बराबर 1। मांग की आयलोच किसके बराबर है? इकाई के बराबर है 1। ये क्या है? किसको बता रहा है? इकाई को क्या कर रहा है? बता रहा है। अब अगला देखते हैं, मांग की आयलोच के प्रकार। किसके प्रकार कहा मैंने? मांग की आयलोच के प्रकार। तो मांग के आयलोच को निम्न 5 भागों में बांटा जा सकता है। निम्न कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों में। पहला है मांग की आयलोच। सबसे पहला चीज क्या है? मांग की आयलोच इकाई के बराबर, मांग की आयलोच इकाई से अधिक, मांग की आयलोच इकाई से कम, शून्यात्मक मांग की आयलोच, ऋणात्मक मांग की आयलोच। पहला इकाई के बराबर, इकाई लोच से अधिक, आयलोच इकाई से कम, आयलोच इकाई शून्यात्मक मांग की आयलोच और ऋणात्मक मांग की आयलोच। ये अलग अलग तरीके से, ये अलग अलग 5 तरीके से क्या किया गया? बताया गया है, जो रोमन नंबर में क्या किया हुआ? लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसी को आगे हम देखते हैं। आगे हम इसी को देखते हैं। क्या देखेंगे? मांग की आयलोच इकाई के बराबर, मांग की आयलोच इकाई के बराबर। तो इसको कैसा है? जब मांग में होने वाला परिवर्तन एवं उपभोक्ता के आय में होने वाला परिवर्तन दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्या कहा? आय में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, एक उपभोक्ता, क्या कहा मैंने? एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। मांग में होने वाला परिवर्तन, उपभोक्ता के आय में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे के क्या है? बराबर है। मांग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, तो वह क्या हो जाएगा हम लोगों का? दोनों बराबर है। तो सामान्यतः उपभोक्ता के आय एवं मांग धनात्मक संबंध को बताएगा। कौन से संबंध को बताएगा? धनात्मक संबंध को बताएगा। तो ये कितने अंश का कोण बन रहा है? 45 डिग्री का क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। 45 अंश का कोण बन रहा है। अच्छा, कोण के माध्यम से इसको दिखाया गया है। क्या कहा मैंने? फिर से एक बार देखिए। एक उपभोक्ता की क्या? एक उपभोक्ता की आय और उसकी मांग, एक उपभोक्ता की आय और उसकी मांग दोनों कैसे परिस्थिति पर आ रही हैं? बराबर की परिस्थिति पर आ रही हैं। तो वह मांग के आयलोच इकाई की क्या हो जाएगा? वह बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर यह कौन से संबंध को बताएगा? ये धनात्मक संबंध को बताएगा। और यह मांग रेखा मूल बिंदु से 45 अंश के कोण पर नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई आपको रेखा दिखाई देगा। कौन से बिंदु से? मूल बिंदु से। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लंब रेखा खींचा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या खींचा? एक लंब रेखा खींचा और एक आधार रेखा खींचा। ये हमारा मूल बिंदु है। यहाँ से हम क्या करेंगे? चंदा को रखेंगे तो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का। यहाँ पर बाई चांस कितने का एंगल बन रहा है? ये 45 डिग्री का क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। 45 अंश का क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे? एक लंब रेखा, आधार रेखा, एरो का सिंबल दे दो, एरो का सिंबल दे दो। इसको क्या मानोगे? ओ एक्स, और ये क्या माना आपका वाई। यहाँ चंद्राकृति केंद्र इसको मारेंगे। यहाँ से कितने अंश का आपने कोण बनाया? 45 अंश का आपने क्या बनाया? कोण बनाया। ठीक है। तो ये कहाँ की ओर जाती हुई दिखाई दे रहा है? ये ऊपर चल रहा है ना, ये ऊपर चल रहा है। ये देखो ऊपर चल रहा है। ये नहीं कि ये नीचे से आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है। ये ऊपर की ओर क्या हो रहा है? चल रहा है। तो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नजर आता है। अगला देखेंगे इसी में, मांग की आयलोच इकाई से अधिक। किसकी क्या कहा मैंने? मांग की आयलोच इकाई से अधिक।
जब उपभोक्ता के आय में होने वाला परिवर्तन वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन से अधिक होता है। जब उपभोक्ता के आय में होने वाला परिवर्तन वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन से अधिक होता है, आय अधिक हो रहा है और मांग कम हो रही है, तब मांग के आय लोच इकाई से कैसा होता है? अधिक होता है। सूत्र में इसको बताया गया है, इकाई लोच को बड़ा बताया गया किससे? इकाई से। कीमत लोच को किससे बड़ा बताया गया? इकाई से। और यहाँ पर उसका फार्मूला बना दिया। क्या फार्मूला बना दिया? डेल्टा क्यू बटा क्यू बड़ा है किससे? डेल्टा वाई बटे वाई से। मतलब आय में होने वाला परिवर्तन मांग में होने वाले परिवर्तन से अधिक होता है। मतलब आय अधिक हो रहा है और मांग में होने वाले परिवर्तन की तुलना में आय कैसा हो रहा है? अधिक हो रहा है। मांग की आय लोच इकाई से कम। मांग की आय लोच किससे कम बताया गया? मांग की आय लोच इकाई से कम। तो ध्यान दीजिएगा, मांग की आय लोच इकाई से कम। तो यहाँ पर है, जब उपभोक्ता की आय में होने वाला परिवर्तन उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन से कम होता है। मतलब वो मांग ज़्यादा का करना चाहता है। वो मांग किसका करना चाहता है? ज़्यादा का करना चाहता है, लेकिन उसकी आय में क्या हो रही है? कमी हो रही है। आय उतना बढ़ नहीं पा रहा है। वो वस्तु के मांग को कैसा करना चाहता है? ज़्यादा करना चाहता है, लेकिन आय उसकी क्या पड़ रही है? आय उसकी कम पड़ रही है। तो इसको सूत्र के माध्यम से आप लोग क्या कर लेंगे? देख लेंगे। ई वाई मतलब कीमत लोच। कौन सा लोच कहा मैंने? कीमत लोच छोटा है किससे? इकाई से। और इसका फार्मूला बना, क्या फार्मूला बना? डेल्टा क्यू बटा क्यू छोटा है किससे? डेल्टा वाई बटा वाई से। डेल्टा वाई बटा वाई से। अगला देखेंगे, मतलब इसमें क्या समझे आप? इसमें क्या समझे? मतलब जिसकी तरफ मुंह किया हुआ है वो बढ़ रहा है, मतलब उसका वेतन जो है ना, उसकी आय। देखो, जब उपभोक्ता के आय में होने वाला परिवर्तन उसके मांग में होने वाले परिवर्तन से कम होता है, उसके मांग में होने वाले परिवर्तन से कैसा होता है? कम होता है। तो इसलिए इसको यहाँ पर क्या बताया गया? ये फार्मूला के बेसिस को समझाया गया है। अगला देखेंगे, शून्यात्मक मांग की आय लोच। कौन सी मांग की? शून्यात्मक मांग की आय लोच। जब उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन का उपभोक्ता की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, राम के आय में परिवर्तन होता है लेकिन उसके मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आय में परिवर्तन होता है मतलब कल तक वो माह में मान लीजिए 4,000 रुपये कमाता था, आज घटकर वो कितना रुपये हो गया? 2,000 रुपये हो गया। तो उसकी मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता बोल रहा है। तब मांग की आय लोच किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है? ईपी बराबर क्या है आपका? 0 है। ईपी बराबर क्या है? 0 है। अर्थात इसको हम लोग बताएंगे तो कैसे बताएंगे? डेल्टा क्यू बटा क्यू बराबर 0 भागे डेल्टा वाई बटा क्या हो जाएगा? वाई। अगला इसी में देखेंगे हम लोग क्या? ऋणात्मक मांग की आय लोच। ऋणात्मक मांग की आय लोच वो कैसा है? ऋणात्मक मांग की आय लोच बोलने से, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी वस्तु की मांग में पहले की तुलना में कमी हो जाती है। मतलब एक उपभोक्ता के आय में क्या हो रहा है? आपका वृद्धि हो रहा है। एक उपभोक्ता के आय में वृद्धि हो रहा है लेकिन वस्तु की मांग में पहले की तुलना में कमी आती है, तो मांग की आय लोच ऋणात्मक हो जाएगा। मान लीजिए मेरी आय, मैंने पहले कहा मेरी आय पहले 5,000 था, अब वह बढ़कर और हो गया है, कितना हो गया है? 7,000 हो गया है। फिर भी मैं क्या नहीं कर रहा हूँ? वस्तु की मांग नहीं कर रहा हूँ। तो वह मेरा कौन सा बिंदु तक पहुँच जाएगा? आय लोच ऋणात्मक स्थिति पर पहुँच जाएगी। कौन सी स्थिति पर पहुँच जाएगा? ऋणात्मक स्थिति पर पहुँच जाएगा। इसी को नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, मांग की आय लोच के विभिन्न प्रकारों को एक डायग्राम के माध्यम से क्या किया गया है? समझाया गया है। प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स हमारी कौन सी रेखा? आधार रेखा। और ओ वाई हमारी कौन सी रेखा है? लंब रेखा है। लंब रेखा में किसको दिखाया गया है? आय को। इसमें आय को दिखाया गया है और इसमें किसको दिखाया गया है? वस्तु की मांग को क्या किया गया है? दिखाया गया है। किसके मांग को दिखाया गया है? वस्तु के मांग को क्या किया गया है? दिखाया गया है।
आ रही बात समझ में? अगले पड़ाव में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगले पड़ाव में यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या बोला है। देखो, प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स आधार रेखा, ओ वाई लंब रेखा, आधार रेखा में वस्तु की मांग को, लंब रेखा में वस्तु की उपभोक्ता के आय को दिखाया गया है। चित्र में देखो D1, D2, D3, D4, D5 इस तरह से क्या किया हुआ है, दिखा हुआ है या बनाया गया है। तो चित्र में D1 मांग रेखा में मांग के आय लोच के इकाई के बराबर दिखाया गया है। सब अलग अलग है, ये देखो यहाँ पर D1 में अलग दिखाया गया है, D1 में क्या किया गया है, D1 में अलग दिखाया गया है, D2 में अलग है, D3 में अलग है, D4 में अलग है और D5 में अलग है। अभी हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, EY बड़ा इकाई से, ये D2 की बात आ गई। उसके बाद D1 EY बराबर है इकाई से, D3 EY छोटा है इकाई से। उसके बाद D4 EY बराबर क्या है आपका 0। उसके बाद D5 में क्या है, EY छोटा है किससे, 0 से। तो अभी जो हमने पहले पढ़ा मांग की लोच ये है, उसका ये है, हमने जो अभी लोच के बारे में क्या किया है, पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है, शून्यात्मक मांग की आय लोच, ऋणात्मक मांग की आय लोच, मांग की आय लोच इकाई के बराबर, मांग की आय लोच इकाई से अधिक, मांग की आय लोच इकाई से कम, शून्यात्मक मांग की आय लोच, ऋणात्मक मांग की आय लोच के बारे में हमने जो पढ़ा, उसी को एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे को देखेंगे मांग की आड़ी लोच क्या है, मांग की आड़ी लोच क्या है। आप सभी वीडियो को अच्छा से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थैंक यू।